ऑयल रिफाइनरीज हमारे यहाँ पाकिस्तान में, जिसकी 5 रिफाइनरीज़ की मैंने बात की थी शुरू में कि पाकिस्तान की मेजर बड़ी 5 रिफाइनरीज़ इस वक्त काम कर रही हैं और 20 मिलियन एनुअल मेट्रिक टन जो है ना वो हमारी लोकली रिफ़ाइन करने के बाद हम यूज़ कर रहे हैं, लेकिन उसका अप्रॉक्स ये 33% बनता है। 67% हम जो है ना वो क्रूड ऑयल की बजाय हम वो फिनिश गुड्स मंगवा रहे होते हैं जो हमें डायरेक्ट यूज़ करनी पड़ती है। अब देखना यह है कि जो हम वहाँ से मंगवा रहे हैं, इम्पोर्ट कर रहे हैं, अगर हम उसकी जगह भी खाम माल यानी कि क्रूड ऑयल अगर हम मंगवाते हैं, उसको पाकिस्तान के अंदर जिस तरह से रिफाइनरी पॉलिसी की हमने बात करी कि और रिफाइनरीज किस तरह से लग सकती हैं, जो कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी कहा था कि 10 से 15 अरब डॉलर्स उसके लिए चाहिए, तो अगर ये रिफाइनरीज लग सकती हैं तो इससे फ़ायदा क्या होगा? इवन दो हमारे पास इंस्टॉल्ड कैपेसिटी तो है रिफाइनरीज की, 5 बड़ी रिफाइनरीज हैं जिसमें से इन्होंने एक सिनर्जी की एग्जांपल दी। अब मैं आपको सिनर्जी की एग्जांपल देता हूँ कि सिनर्जी जो है बाय इंस्टॉल्ड कैपेसिटी हमारे मुल्क की सबसे बड़ी रिफाइनरी बन चुकी है अभी रिसेंट ईयर्स में। पहले एक्सपेंशन कंटिन्यू है अभी उसका। जी कंटिन्यू। जिस तरह पहले सिद्दीक साहब ने आपको बताया पहले पार्को होती थी, पाक अरब रिफाइनरी होती थी, लेकिन अब सिनर्जी ने उसको ओवरटेक कर लिया है। बेसिकली जो है ना इन्वेंट्री गेन जो है वो OMCs और रिफाइनरीज को एक्स रिफाइनरी प्राइस के ऊपर मिलता है, सेल प्राइस के ऊपर नहीं मिलता, क्योंकि ऑब्वियसली अगर प्राइस 80 to 280 हुई है तो वो बेनिफिट जो है वो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को शिफ्ट हो जाता है। जी रिफाइनरीज को भी होता है, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को भी होता है। मतलब बेसिकली अगर हमारी 280 प्राइस है तो उसमें 50 रुपये तो पेट्रोलियम लेवी भी है ना, तो वो तो ऑब्वियसली रिफाइनरीज या ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को नहीं जा रहा होता। लेकिन आपने बिल्कुल ठीक बात की कि इन्वेंट्री गेन भी होता है। जैसे अगर अभी के रिजल्ट्स देखें कि PSO का भी एक्सपेक्टेशन से स्लाइटली बेहतर रिजल्ट आया है, अटक रिफाइनरी का भी एक्सपेक्टेशन से बहुत बेहतर रिजल्ट आया है, तो उसमें जो है ना इन्वेंट्री गेन का भी काफ़ी कंट्रीब्यूशन है। जी नाजरीन, तो मेरी वीडियोस और मुख्तलिफ प्रोग्राम्स देखने के लिए कारोबार के हवाले से देखते रहिए वीनस टीवी और इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कारोबारी दस्तक के साथ मैं हूं सिद्दीक सरवर। नाज़रीन, जिस तरह से हम देखते चले आ रहे हैं कि हर एपिसोड में हम एक सेक्टर का अहाता करने की कोशिश करते हैं, तो आज हम रिफाइनरी सेक्टर के ऊपर बात करने की कोशिश करेंगे। रिफाइनरीज़ के ऊपर बात करने से पहले मैं थोड़े से इंडिकेटर्स देखूं स्टॉक मार्केट के। लास्ट हमने जो मार्केट की क्लोजिंग देखी, जो इस वीक की ओपनिंग थी, मार्केट जो है वो 41,007 के लेवल के ऊपर जो है ना मार्केट की लास्ट क्लोजिंग थी, जो इस वीक का आगाज़ हुआ, और इस तरह से मार्केट की टोटल 41,580 का लेवल इस मार्केट में क्लोज हुआ। इस तरह से हमने 573 पॉइंट का इजाफा इस वीक में विटनेस किया है, जिससे मार्केट जो है वो पॉजिटिव नोट पर बंद होती हुई लास्ट डे भी दिखाई दी। मैं बात करूं यहाँ पर डॉलर की जो ओपनिंग हमने इस वीक में देखी वो 282.77 रुपीज़ थी, और मार्केट में जो डॉलर की क्लोजिंग रही वो 283.84 पैसा, और इस तरह से ₹1.07 का पाकिस्तानी रुपया डेप्रिशिएट हुआ और डॉलर में इजाफा देखने में आया इस वीक में। गोल्ड की अगर मैं बात करूं तो गोल्ड की प्राइस 2,17,800 इस वीक की ओपनिंग प्राइस थी, और कोई मेजर चेंज इसमें नज़र नहीं आया, और इस वीक की जो क्लोजिंग रही गोल्ड की वो 2,18,000 रुपये। इस तरह से 200 रुपये का डिफरेंस हमने देखा मार्केट में गोल्ड की प्राइस के अंदर। यहाँ पर हम बात करें रिफाइनरी सेक्टर की, तो पाकिस्तान के अंदर टोटल 5 रिफाइनरीज जो हैं वो काम करती दिखाई देती हैं, जिसमें पाकिस्तान रिफाइनरी, नेशनल रिफाइनरी, पाक अरब रिफाइनरी, अटक रिफाइनरी और सीनर्जी, जिसका पहले नाम बाइको हुआ करता था। अब देखना यह है कि ये रिफाइनरीज़ पाकिस्तान की रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल किस तरह से करती हैं। क्या हमें इंपोर्ट की तरफ, जो कि हमारा एक मेजर जो पॉइंट ऑफ व्यू हम कह सकते हैं इसमें, कि मेजर जो हमारी इंपोर्ट है उसमें ऑयल की और पेट्रोलियम मसनूआत जो हैं वो सबसे ज़्यादा इंपोर्ट की जाती हैं। तो इसके ऊपर आज हम बात करने की कोशिश करेंगे कि टोटल पाकिस्तान के अंदर रिफाइनरीज़ की जो टोटल प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो कितनी है, और हमें इंपोर्ट कितना करना पड़ता है। 20 मिलियन एनुअल जो मेट्रिक टन है वो हमारी लोकल रिफाइनरीज जो हैं वो प्रोड्यूस करती हैं, लेकिन उसके साथ हमें अप्रॉक्स वी कैन से कि 67% जो है ना वो ऑयल इंपोर्ट करना पड़ता है, जो हम बेस कर रहे हैं इसके ऊपर। अगर यहाँ पर मैं इन 5 रिफाइनरीज़ की बात करूँ, सबसे पहले मैं बात करूँ पाकिस्तान रिफाइनरी की, जिसकी मार्केट की क्लोजिंग इस वीक की ₹14.68, और अगर इससे कि हम 9 मंथ के रिजल्ट्स की बात करें तो ₹4.02 की इसकी अर्निंग विटनेस की गई लास्ट 9 मंथ्स में। और अगर हम इसकी 3 मंथ्स की अर्निंग देखें तो ₹2.81 का प्रॉफिट शो किया। बट मार्केट में हम आगे चल के इसके ऊपर बात करेंगे कि किस पी रेशो के ऊपर ये मार्केट में इस वक्त ट्रेड होता हुआ दिखाई दे रहा है। अटक रिफाइनरी की बात करें तो एक अच्छे लेवल के ऊपर ट्रेड करता हुआ इस वक्त ज़रूर दिखाई दे रहा है, बट
इसके जो रिजल्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। 225 रुपये की अर्निंग 9 मंथ्स की, और इसके साथ साथ अगर हम बात करें इसके इस क्वार्टर की 3 मंथ्स की, तो 81 रुपीज़ की अर्निंग इसकी क्वार्टर की। मार्केट का रेट इसका 176 रुपये 80 पैसा। इसके साथ साथ अगर हम नेशनल रिफाइनरी की बात करें, नेशनल रिफाइनरी 161 पे 77 पैसे मार्केट की क्लोजिंग इसकी, और 75 रुपीज़ का लॉस 9 महीने में इसका डिक्लेयर किया गया नेशनल रिफाइनरी की मैनेजमेंट की तरफ से। और अगर हम बात करते हैं इसकी क्वार्टर की, तो 6 रुपये 75 पैसे का लॉस इस क्वार्टर में भी है। सी एनर्जी की बात करें, जो कि पाकिस्तान की 5वीं बड़ी रिफाइनरी है, और अभी अपनी कैपेसिटी जो है वो दिन ब दिन बढ़ाते चले जा रहे हैं, लेकिन इसका 3 रुपये 65 पैसे का टोटल मार्केट में शेयर वैल्यू है, और इसका 1 रुपये 91 पैसे का लॉस प्रीवियस 9 मंथ का। और अगर हम इसकी बात करें इस क्वार्टर की, तो 94 पैसे का लॉस है। अगर हम इससे देखें कि 3 से 4 लाख बैरल इस वक्त हमारी जो है वो रिक्वायरमेंट है। अगर हमारी जिस तरह से ऑयल रिफाइनरी पॉलिसी के बारे में बात की जा रही है कि वो कैबिनेट में पेश कर दी गई, अभी तक उस पर कोई डिसीजन नहीं आया, तो 3 से 4 लाख बैरल यौमिया हमें जो है ना रिफ़ाइन करने की पाकिस्तान के अंदर ज़रूरत है, जिसकी कमी है। उसके लिए हमें कितने पैसों की और ज़रूरत है इस वक्त, जब हमारी जो गवर्नमेंट है वो किस तरह से $1 अरब के लिए IMF के पीछे किन किन शराइत को पूरा करने के चक्कर में लगी हुई है, तो इस तरह से रिफाइनरीज़ कैसे और कब लगेंगी, ये एक साइन ऑफ इंटरोगेशन है। यहाँ पर एक छोटा सा पैकेज हमने बनाया रिफाइनरी सेक्टर के ऊपर, वो पैकेज देखते हैं, वापसी आते हैं, इस पर डिस्कस करते हैं। पाकिस्तान की पेट्रोलियम मसनूआत की ज़रूरत तकरीबन 20 मिलियन मैट्रिक टन सालाना है। ये तलब बड़ी हद तक दरामदात से पूरी की जाती है, जो कि तकरीबन 67% है। बाकी जुज़वी तौर पर मकामी रिफाइनरीज के ज़रिए पूरी की जाती हैं। इस वक्त मुल्क में 5 रिफाइनरीज काम कर रही हैं। पाक अरब रिफाइनरी पार्को, जिसका क़याम 1974 में हुआ। नेशनल रिफाइनरी NRL, जो 1963 में सिस्टम में शामिल हुआ। अटक रिफाइनरी ARL 1978 में कायम हुआ। पाकिस्तान रिफाइनरी PRL 1960 में, और सनर्जी PK लिमिटेड, जो पहले बाइको पेट्रोलियम के नाम से मशहूर था, 1995 में शामिल हुआ। इन ऑयल रिफाइनरीज की मजमूई आमदनी GDP का 2.7% है। पार्को सबसे ज़्यादा मार्केट शेयर्स रखता है, लेकिन ये बतदरीज कम हो रहा है। सनर्जी के मार्केट शेयर्स में इनकी पैदावारी सलाहियत में मुसलसल इजाफा देखा गया है। दीगर रिफाइनरियों ने ना होने के बराबर अपना मार्केट शेयर बरकरार रखा है। पाकिस्तान की ऑयल रिफाइनरी पॉलिसी 2023 मुसवदे की सूरत में मंजूरी के लिए काबीना कमेटी के सामने पेश कर दी गई है। ये पेशरफ्त गवादर में एक चीनी कंपनी की तरफ से $4.5 बिलियन अमरीकी डॉलर मालियत के ऑयल रिफाइनरी प्लांट के मनसूबाबंद क़याम के साथ साथ हब में सऊदी अरब और मुत्तहदा अरब अमारात की तरफ से 10 बिलियन अमरीकी डॉलर से ज़ायद मालियत के ऑयल रिफाइनरी प्लांट की तामीर की तरफ एक अहम पेशरफ्त है। तवक्को है कि बलूचिस्तान हुकूमत की बाज़ाब्ता मंजूरी के बाद काबीना कमेटी तेल की सनत में स्टेक होल्डर्स और सरमायाकारों को टैक्स में छूट और मराहत फराहम करेगी। रिफाइनिंग पॉलिसी को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है। एक मौजूदा मकामी रिफाइनरी से मुतालिक है, और दूसरा मुल्क भर में नई रिफाइनरियों में सरमायाकारी से मुतालिक है। इस पॉलिसी ने टैक्सों और ड्यूटीज़ की एक लाइन से इस्तिस्ना के लिए एक ब्लूप्रिंट कायम किया है। इसमें कस्टम ड्यूटी, सरचार्जेस, विद होल्डिंग टैक्स, जनरल सेल्स टैक्स, एड वैल्यू रिम टैक्स, रिफाइनरी में इस्तेमाल के लिए और इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड की तरफ से किसी सर्टिफिकेशन के बगैर दरामदशुदा आलात या मवाद पर किसी भी दूसरे महसूल पर छूट शामिल है। मज़ीद बरां पॉलिसी में ये शर्त रखी गई है कि वफाकी हुकूमत सूबाई और मकामी टैक्सों से मवाजना छूट के हुसूल में मदद करेगी। गैर मुल्की या मकामी ठेकेदारों को सूबाई और वफाकी टैक्सों के हवाले से पाकिस्तान में की जाने वाली तामीरात, ऑपरेशंस और इंजीनियरिंग से मुतालिक खदमात के नफाज के लिए छूट दस्तियाब होगी। रिफाइनरीज को इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के तहत गैर रिहायशी अफराद बशमूल ठेकेदारों या उनके साथियों को की जाने वाली अदायगियों के लिए विद होल्डिंग टैक्स की ज़रूरियात से मुस्तस्ना करार दिया जाएगा। प्रोजेक्ट में नस्ब की जाने वाली मशीनरी या आलात के हुसूल के लिए पॉलिसी के मुसवदे के मुताबिक अगर कीमतों के तयन के निज़ाम को 1 जनवरी 2023 से 31 दिसंबर 2028 के दरमियान डी रेगुलेट किया जाता है, तो रिफाइनरीज को मुरवजा कस्टम ड्यूटी को रिफाइनरी की साबका कीमत से बरकरार रखने की इजाज़त होगी। ताहम अगर 31 दिसंबर 2028 के बाद कीमतों के तयन करने का मौजूदा तरीक़ाकार या रेगुलेटेड प्राइसिंग निज़ाम लागू रहता है, तो तैयार शुदा मसनूआत की साबिक रिफाइनरी कीमत पर मुरवजा कस्टम ड्यूटी के इतलाक़ का जायज़ा लिया जाएगा। इस सूरत में 31 दिसंबर 2028 के बाद कीमतों के तयन का निज़ाम गैर मुनज़्ज़म हो जाएगा और रिफाइनरीज अपनी मसनूआत की कीमतें मुकर्रर करने के लिए आज़ाद होंगी।
इनलैंड फ्रेट इक्वलाइजेशन मार्जिन IFEM फ्रेमवर्क के तहत 10% से ज़्यादा कस्टम ड्यूटी ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी ओगरा को वापस की जाएगी। OGDCL के अहदेदार के मुताबिक पाकिस्तान में गुज़िश्ता 40 सालों में कोई नई रिफाइनरी कायम नहीं की गई और मुल्क को पेट्रोलियम की आला तलब को पूरा करने के लिए यौमिया 4 लाख बैरल खाम तेल को प्रोसेस करने की सलाहियत के हामिल नए प्लांट्स की ज़रूरत है। मौजूदा रिफाइनरीज को अपग्रेड करने से सार्फिन की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए उनकी नस्ब शुदा सलाहियत को बढ़ाने की ज़रूरत है। इस वक्त पाकिस्तान की ऑयल रिफाइनरीज पेट्रोलियम मसनूआत की सालाना तलब का 55% पूरा कर रही हैं और $1 बिलियन अमरीकी डॉलर का ज़र मुबादला बचा रही हैं, जो रोज़ाना की बुनियाद पर तकरीबन 70,000 बैरल मकामी खाम तेल और कंडेंसेट इस्तेमाल करने से कौमी ख़जाने और GDP में हिस्सा डालते हुए 1 लाख से ज़्यादा रोज़गार के मौक़े फराहम करता है। चीन और खलीजी खित्ते से आने वाले ऑयल रिफाइनरीज के लिए मराहत की मंजूरी के अलावा पाकिस्तानी हुकूमत 5 मकामी रिफाइनरीज को अपग्रेड करने पर जोर दे रही है, जिसके लिए अहम सरमायाकारी की ज़रूरत है। मुल्क की तलब जो इस वक्त दरामदात के ज़रिए पूरी हो रही है, उसको पूरा करने के लिए 3 लाख से 4 लाख बैरल यौमिया की गुंजाइश के साथ एक इजाफी रिफाइनरी और 10 से 15 बिलियन अमरीकी डॉलर की लागत वाली पेट्रोकेमिकल सहूलत की अशद ज़रूरत है। वेलकम बैक नाजरीन। जिस तरह से आपने पैकेज में देखा कि किस तरह से पाक अरब रिफाइनरी पार्को जो है वो डेली बेसिस पे उसकी कैपेसिटी जो है ना वो कम होती चली जा रही है। पाकिस्तान की लार्जेस्ट रिफाइनरी थी और सी एनर्जी जो है वो अपनी कैपेसिटी को एक्सपेंड करता चला जा रहा है, लेकिन इस वक्त अभी तक लॉस में सी एनर्जी नज़र आता है। पाक अरब रिफाइनरी जो है वो स्टॉक मार्केट में लिस्ट नहीं है, तो इस वजह से उसके कोई मार्केट प्राइस का आइडिया इस वक्त हमारे पास नहीं हो पा रहा। लेकिन देखना यही है कि ये तमाम सेक्टर किस तरह से परफॉर्म करता है, इसकी ओवरऑल एक्टिविटी क्या है। इस पर डिस्कस करने के लिए मेरे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं टॉप लाइन सिक्योरिटीज़ के रिसर्च एनालिस्ट जनाब नशीद मलिक साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नशीद साहब कैसे हैं आप? जी बिल्कुल ठीक जी, बहुत शुक्रिया आपने कीमती टाइम निकाला और यहाँ पर तशरीफ़ लाए। जी किस तरह से देखते हैं नशीद साहब जो हमारा रिफाइनरी सेक्टर है, स्पेशली मैं बात करूँ यहाँ की जो हमारी पाकिस्तान की रिक्वायरमेंट है वो हम फुलफ़िल नहीं कर पा रहे। जिस तरह से मैंने अपने इंट्रो में भी बताया कि 20 मिलियन जो मेट्रिक टन है वो एनुअल हमारी यहाँ की लोकल रिफाइनरीज रिफ़ाइन करके दे रही हैं। हमें ज़्यादातर जो है ना इंपोर्ट के ऊपर बेस करती है हमारी मईशत। तो इस वक्त हम इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा वीक सिचुएशन पर खड़े हुए हैं। कोई ऐसा नज़र नहीं आता कि हमारे पास डॉलर्स भी नहीं है, LCs के ऊपर भी पाबंदी है जो कि हम इंडस्ट्रीज़ को नहीं अलाउ कर पा रहे। तो आप क्या समझते हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत हम कब तक मंगवा सकेंगे, कैसे चलेगा पाकिस्तान? बेसिकली यही है कि अभी फ़िलहाल हम बहुत ज़्यादा अपनी जो बायलैटरल कंट्रीज़ हैं उनके रोल ओवर्स वगैरह पे डिपेंडेंट हैं, क्योंकि पाकिस्तान का मेजॉरिटी जो डेट है वो बायलैटरल कंट्रीज से है, सच एज़ चाइना, सऊदी अरब वगैरह। मतलब लोग कंपैरिजन करते हैं श्रीलंका के साथ, तो श्रीलंका के साथ कंपैरिजन में स्लाइटली थोड़ा सा डिफरेंट इस तरह से है कि हाँ इवन दो हम न्यूज़ में बहुत नेगेटिविटी सुनते हैं और सब कुछ सुनते हैं पाकिस्तान के बारे में, लेकिन ये है कि श्रीलंका के एंड पे सीवियर मिसमैनेजमेंट थी। पाकिस्तान अभी तक उस मिसमैनेजमेंट के दायरे में नहीं एंटर हुआ। उसके अलावा ये कि श्रीलंका के मेजॉरिटी जो डेट था वो कमर्शियल लेंडर्स और IMF टाइप इदारों और इन इदारों से ज़्यादा था। तो पाकिस्तान जो है इस वक्त अपनी फंक्शन करने के लिए टोटली चाइना, सऊदी अरब वगैरह और इन लोगों पे ज़्यादा डिपेंडेंट है कि लेट सपोज़ अगर हम अपना ये बायलैटरल कंट्रीज़ के साथ लोन वगैरह रोल ओवर करवाते रहें किसी तरह से, इवन दो वो कंट्रीज़ भी अब कह रही हैं कि IMF के साथ आप IMF की कंडीशंस पूरी करें तो तब हम आपको डेट रोल ओवर करके देंगे। लेकिन ये कि हमारे गवर्नमेंट लेवल पे एफर्ट्स इसके बारे में जारी हैं। अभी रिसेंटली हमारे आर्मी चीफ ने भी चाइना का विज़िट किया, फिर जो PDM की गवर्नमेंट है उसके कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स भी सऊदी अरब भी गए हुए थे। तो ये है कि हमारा अगर लेट सपोज़ हम बायलैटरल अपना लोन रोल ओवर करवाते रहे तो फिर भी स्लाइट हमारे पास मार्जिन है कि अगर IMF फर्दर कुछ थोड़ा डिले होता रहे तो सॉर्ट ऑफ लाइक वो हमारा प्लान बी या बैकअप प्लान है। तो जी नशीद साहब, जिस तरह से आपने श्रीलंका की मिसमैनेजमेंट की बात की, आपको पाकिस्तान से बहुत उम्मीदें वाबस्ता हैं, बहुत पॉजिटिव बात की आपने, मुझे बड़ी खुशी हुई कि पाकिस्तान में पॉजिटिव सोचने वाले लोग भी हैं। लेकिन अगर मैं इसको टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं, श्रीलंका 14.25 के रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर आज भी ट्रेड कर रहा है, पाकिस्तान 21% रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये कौन सी मैनेजमेंट आपको नज़र आती है? आप तो कैपिटल मार्केट के लोग हैं, आप किस नज़र से देखते हैं कि वो डिफ़ॉल्ट कर गया 14.25% पे? एशिया रीजन के अंदर नज़र दौड़ाएं, बांग्लादेश देखें 6%,
5%, इंडिया देखें 6.25% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, श्रीलंका जो डिफ़ॉल्ट कर गया 14.25 का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, हमारे यहाँ पर 21%। तो ये कौन सी मैनेजमेंट है कि मतलब इतने महंगे रेटों पे बोरो करके किस तरह से मैनेज किया जा सकता है? अच्छा जी, देखिए जैसे मैंने अभी डिस्क्राइब किया, तो मैंने ऐसा हरगिज़ बिल्कुल नहीं कहा कि हमारी अच्छी मैनेजमेंट हो रही है। हमारी कंपेयर टू श्रीलंका मिसमैनेजमेंट स्लाइटली कम है। हाँ, हमने अभी जो सबसे रिसेंट में जो सबसे बड़ी मिस्टेक की, हमने 2 मिस्टेक्स की हैं अभी रिसेंटली IMF से डील करते हुए, जिसने हमें बड़ा नुकसान पहुंचाया। एक तो हमारी एक मिस्टेक थी ये जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहब का डॉलर को रोक के रखना, डॉलर के रेट को रोक के रखना, मतलब आर्टिफिशियल उसको स्टॉप किया हुआ था। आर्टिफिशियली जो उन्होंने डॉलर को रोक के रखा, ये गलती श्रीलंका ने भी की थी। ओके। तो उसके बाद श्रीलंका ने अपना रेट 220 पे रोक के रखा हुआ था कुछ महीने, 1 साल तक। फिर उसके बाद यही हुआ कि इंडियन मार्केट जीतती है, जो कैपिटलिज्म में और कैपिटल मार्केट्स में जीत हमेशा मार्केट की होती है, आप मार्केट से नहीं लड़ सकते। तो हमारे जो गवर्नमेंट के लोग हैं, जो डिसीजन मेकर हैं, उन्होंने मार्केट से लड़ने की कोशिश की, तो उसका नुकसान इन दी एंड हमें ये हुआ कि हमारी रेमिटेंसेस गिर गई, हमारे जो है वो एक्सपोर्ट्स गिर गए जो ऑफिशियल चैनल से आने वाले। तो अगर आप अभी रिसेंटली एग्जांपल देख लें कि रिसेंट मंथ में रेमिटेंसेस जंप करके 2.5 बिलियन पे चले गई, उससे पहले मंथ्स में 1.92 बिलियन इस तरह करके रेमिटेंसेस आ रही थी। तो हमने 2-3 महीने में इतना नुकसान कर लिया $1.5 बिलियन का, जो कि हम IMF से मांग रहे हैं। उसी 1.5 बिलियन के लिए हम IMF की इतनी सख्त कंडीशंस को पूरा करने के पीछे भाग रहे हैं, जो कि हमारी रेमिटेंसेस और एक्सपोर्ट से पूरी हो जाती अगर हम डॉलर को रोक के ना रखते। फिर दूसरी हमारी रिसेंट पास्ट में एक बहुत बड़ी मिस्टेक थी कि हमने वो जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के ऊपर एक सब्सिडी दे दी थी, वो प्रीवियस गवर्नमेंट ने किया था। तो बेसिकली उससे हमारी IMF के साथ ट्रस्ट लेवल काफ़ी ब्रीच हुआ था। तो जी निशी साहब, जिस तरह से आपने ट्रस्ट लेवल की बात की, इस वक्त मार्केट में ट्रेड डेफिसिट से ज़्यादा ट्रस्ट डेफिसिट जो है ना वो दिखाई ज़रूर दे रहा है। आप क्या समझते हैं कि इस वक्त जो ऑयल रिफाइनरी पॉलिसी जो गवर्नमेंट कैबिनेट को भी पेश की गई है, उसके अंदर किस तरह की चीज़ें हैं, वो क्या वाकई कोई बेनिफिशियरी हो सकती है रिफाइनरी सेक्टर के लिए? जी, बेसिकली अभी जो एग्जैक्ट डायनामिक्स हैं रिफाइनरी पॉलिसी के, वो तो पब्लिक नहीं हुए, तो मैं स्पेसिफिक्स के ऊपर कमेंट नहीं करूँगा। लेकिन ये है कि ये रिफाइनरी पॉलिसीज़ के डिफरेंट ड्राफ्ट्स फ्रॉम टाइम टू टाइम पेश होते रहे हैं पास्ट में। मैं उनके ऊपर आपको थोड़ा सा कमेंट करके दे देता हूँ। तो बेसिकली कुछ जो प्रपोजल्स हुए हैं रिफाइनरी पॉलिसीज़ में, उनमें टैक्स हॉलीडेज़ या टैक्स ब्रेक्स शामिल हैं। अभी रिसेंटली बात हो रही थी कि स्पेशली अगर कोई फॉरेन इन्वेस्टर सच एज चाइना, सऊदी अरब वगैरह आके यहाँ पे रिफाइनरी लगाएगा, तो उसको टैक्स हॉलीडे दी जाएगी, चाहे वो 10 साल की होगी, चाहे वो 15 साल की होगी। इनकम टैक्स की मैं बात कर रहा हूँ। उसके अलावा फिर ये है कि जो ऑब्वियसली क्योंकि हम लोग कोई भी मशीनरी या कोई भी केपेक्स या प्लांट वगैरह लोकली तो बनता नहीं है। जब रिफाइनरी लगेगी तो उसमें अभी रिसेंटली हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब का एक कोट आया हुआ था कि 10 to 15 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट की रिफाइनरी जो है वो लग सकती है हमारे यहाँ। तो बेसिकली वो 10 to 15 बिलियन डॉलर का अगर केपेक्स होगा और प्लांट लगेगा, तो वो सारा का सारा सामान, ये तो उसी तरफ आप इशारा कर रहे हैं ना जो प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि जो सऊदी अरेबिया और UAE शायद हब चौकी के ऊपर कोई हब साइट पे ये प्लांट लगाना चाह रहे हैं 10 से 15 बिलियन डॉलर्स का, लेकिन उसके लिए IMF से जो शराइत होंगी, क्या वो टैक्स के अंदर वो वाली छूट देने के लिए एग्री हो जाएगा? मेरे ख्याल से बहुत डिफ़िकल्ट होगा क्योंकि IMF जो है वो इन चीज़ों को डिस्करेज करता है कि आप इम्पोर्ट्स और इनके ऊपर जो है वो एक ज़रूरत से ज़्यादा जो है वो टैक्स ब्रेक्स या ड्यूटी ब्रेक्स और ये सब दे रहे हैं। तो ये ज़रा डिफ़िकल्ट हो जाएगा IMF के साथ डील करना। जी नशीद साहब, हमारे साथ ही आप स्टूडियो में मौजूद है। नाज़रीन, यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का मुझे इशारा हो रहा है, ब्रेक पे चलते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं तो फिर आगे बात करेंगे कि किस तरह से हम इसको, जो हमारी रिफाइनरी पॉलिसी कैबिनेट में पेश तो की गई है लेकिन अभी तक उस पर कोई डिसीजन आया नहीं है, क्या डिसीजन आ सकते हैं, या और आगे इंफ्रास्ट्रक्चर की और लॉजिस्टिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी रिफाइनरीज़ के रोल्स की बात करेंगे। यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक नाजरीन, ब्रेक के बाद दोबारा खुशामदीद कहता हूं। जिस तरह से हम आज इस अपने एपिसोड में बात करने की कोशिश कर रहे हैं ऑयल रिफाइनरीज, देखना यह है कि जो ऑयल रिफाइनरीज हमारे यहाँ पाकिस्तान में, जिसकी 5 रिफाइनरीज़ की मैंने बात की थी शुरू में कि पाकिस्तान की मेजर बड़ी 5 रिफाइनरीज इस वक्त काम कर रही हैं और 20 मिलियन एनुअल मेट्रिक टन जो है ना वो हमारी लोकली रिफाइन करने के बाद हम यूज़ कर रहे हैं, लेकिन उसका अप्रॉक्स ये 33% बनता है। 67% हम जो है ना वो क्रूड ऑयल की बजाय हम वो फिनिश गुड्स मंगवा रहे होते हैं जो हमें डायरेक्ट यूज़ करनी पड़ती है। अब देखना यह है कि जो हम वहाँ से मंगवा रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं, अगर हम उसकी जगह भी खाम माल यानी कि क्रूड ऑयल अगर हम मंगवाते हैं
उसको पाकिस्तान के अंदर जिस तरह से रिफाइनरी पॉलिसी की हमने बात करी कि और रिफाइनरीज किस तरह से लग सकती हैं, जो कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी कहा था कि 10 से 15 अरब डॉलर्स उसके लिए चाहिए, तो अगर ये रिफाइनरीज लग सकती हैं तो इससे फ़ायदा क्या होगा? नशीद साहब, आप इसके ऊपर काफ़ी आपकी रिसर्च है, आप क्या समझते हैं कि इस वक्त जिस तरह से मैंने अपने इंट्रो में भी कहा था कि 3 से 4 लाख बैरल यौमिया जो है ना वो हमें रिफ़ाइन करने की और मज़ीद ज़रूरत है, अगर हम ये रिफाइनरीज भी पाकिस्तान में लगा लेते हैं, ये 10 से 15 अरब डॉलर का कहीं से अरेंज हो जाता है, हमारे लग जाती है इंडस्ट्री, तो इससे अवाम को क्या फ़ायदा होगा? उससे बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को सेविंग क्या होगी और सब्सिडी की जगह पेट्रोलियम मसनूआत में किस तरह का इम्पैक्ट जो है ना वो पड़ सकता है? जी, बेसिकली अब इसमें ऐसे होगा कि जिस तरह सिद्दीक साहब ने बड़ा अच्छा ओवरव्यू दे दिया और एक्सप्लेन कर दिया, तो इसमें यह है कि इवन दो हमारे पास इंस्टॉल्ड कैपेसिटी तो है रिफाइनरीज की, 5 बड़ी रिफाइनरीज हैं, जिसमें से इन्होंने एक सिनर्जी की एग्जांपल दी। अब मैं आपको सिनर्जी की एग्जांपल देता हूँ कि सिनर्जी जो है बाय इंस्टॉल्ड कैपेसिटी हमारे मुल्क की सबसे बड़ी रिफाइनरी बन चुकी है अभी रिसेंट ईयर्स में। पहले एक्सपेंशन कंटिन्यू है अभी जी उसका। जी कंटिन्यू, जिस तरह पहले सिद्दीक साहब ने आपको बताया पहले पार्को होती थी, पाक अरब रिफाइनरी होती थी, लेकिन अब सिनर्जी ने उसको ओवरटेक कर लिया है। लेकिन सिनर्जी की इवन दो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी तकरीबन 7.5 मिलियन मैट्रिक टन्स है, जो कि आउट ऑफ 20 मिलियन मैट्रिक टन्स जैसे इन्होंने भी एक्सप्लेन किया है, लेकिन उसके डिस्पाइट वो सिर्फ और सिर्फ 25 to 30% यूटिलाइजेशन पे सिनर्जी ऑपरेट कर रहा होता है। अच्छा, उसकी वजह ये है कि हम रिफाइनरी के प्रोडक्ट्स की नेचर ऐसी है, उसका मीनिंग ये है कि अब रिफाइनरी होती है, वो क्रूड ऑयल को जब रिफाइन करती है तो वो एक मिक्स ऑफ प्रोडक्ट्स बनाती है। मतलब ये नहीं होता कि आपने क्रूड ऑयल रिफाइन किया और सिर्फ मोटर गैसोलीन बना लिया या डीजल बना लिया। तो एक रिफाइनरी की एक सर्टेन कॉम्पोजिशन होती है कि उसमें से कुछ परसेंटेज डीजल की निकलेगी, कुछ परसेंट उसके बाय प्रोडक्ट्स तो यकीनन साथ में सारे जरूर निकलते होंगे। हैं। तो बेसिकली ये होता है कि जो अब सिनर्जी जो रिफाइनरी है उसका एक बहुत मेजर चंक 30 to 40% फर्नेस ऑयल का निकल आता है। ओके, तो अब वो फर्नेस ऑयल कहाँ जाएगा, क्योंकि फर्नेस ऑयल अब पावर जनरेशन में भी मेरिट ऑर्डर में बड़ा नीचे आ गया है। प्लस अप्रॉक्स 26% फर्नेस ऑयल से हमारी जो है ना पावर जनरेशन है हाँ, शायद। अब शिप्स में भी इतना यूटिलाइज नहीं होता फर्नेस ऑयल, वो एनवायरमेंटल इशूज़ और उन सब की वजह से। तो फिर उसकी वजह से ये होता है कि हमारी लोकल रिफाइनरीज ना अपनी फुल कैपेसिटी पे ऑपरेट नहीं कर पाती। अच्छा, तो बेसिकली अब इसके लिए ज़रूरत ये है कि अच्छा, मैं एक आपको एग्जांपल दे देता हूँ। एग्जांपल मैं ये दूंगा कि लेट्स सपोज कि हम अपनी पूरी की पूरी 20 मिलियन मैट्रिक टन की कैपेसिटी को यूटिलाइज अगर 100% कर रहे हो, तो उससे हमें बेनिफिट ये होगा कि बजाय इसके कि हम 60 to 70% फिनिश्ड प्रोडक्ट्स इंपोर्ट कराएं, उसके बजाय हम सारा का सारा लोकल रिफाइन कर रहे होंगे, और उससे हमारी $500 मिलियन से लेके $1 बिलियन तक की फॉरेक्स की सेविंग हो सकती है। ओके, दैट्स गुड। ये तो एक अच्छे नंबर्स हैं कि अगर बट देखना यही है कि ये पैसा पहले 10 से 15 अरब डॉलर आएगा कहाँ से और कैसे और कब कितने अरसे में ये इंस्टॉल होगा। बेसिकली तो इंफ्रास्ट्रक्चर जब तक हमारे पास नहीं होगा तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। अच्छा नशीद साहब, हम आगे चलें, अगर मैं इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूँ, इस वक्त हमारे पाकिस्तान में जो रिफाइनरीज का है 60% अप्रोक्स नॉर्दर्न पाकिस्तान जो है ना वो वहाँ पर कंजम्पशन है हमारी पेट्रोलियम मसनूआत की। वहाँ पर हमारी जो ट्रांसपोर्टेशन है, लॉजिस्टिक्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा एक हेक्टिक है। रोड्स भी हम यूज़ कर रहे हैं, बाय रेलवे भी यूज़ कर रहे हैं, बाय पाइपलाइन भी यूज़ कर रहे हैं, लेकिन इसमें लॉसेज और डैमेजेस और प्रिफरेजेस का भी बहुत सारा चांसेस है। जैसे स्पेशली मैं पाइपलाइन की बात करूँ तो इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर भी तवज्जो देने की ज़रूरत है। जी बिल्कुल, अभी तो हमारी जो है जो डिमांड है या जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हमारी नेटवर्क रिलेटिवली ठीक है। ज़ाहिर है ऑब्वियसली इंप्रूव हो सकता है, स्पेशली हमारा रेल नेटवर्क और ट्रक्स वगैरह का नेटवर्क इंप्रूव हो सकता है और हो रहा भी है। अभी रिसेंटली एक पाइपलाइन का प्रोजेक्ट लगा था, एक वाइट ऑयल पाइपलाइन है जो कि यहाँ कराची से पंजाब महमूद पोर्ट तक जाती है। तो बेसिकली उसमें जो है मोस्टली हमारा जो डीजल है ना वो उसमें ट्रांसपोर्ट होता है, मोस्टली डीजल उसमें ट्रांसपोर्ट होता है। फिर जो मोटर गैसोलीन है या जो ये पेट्रोल जिसको हम सादा अल्फाज में कहते हैं जो गाड़ियों में डलता है, वो मोस्टली लॉरी या ट्रकों से जाता है। सही। तो जाहिर है कि हमें अपना रोड इंफ्रास्ट्रक्चर फर्दर थोड़ा बहुत इंप्रूव करने की ज़रूरत है। ऑलरेडी मोटरवेज हैं, स्पेशली ये कराची से टू सक्खर या कराची टू हैदराबाद मोटरवे वगैरह, ये थोड़ा बहुत हमें इम्प्रूव करने की स्लाइटली ज़रूरत पड़ेगी। उसके अलावा कि ऑब्वियसली फिर हमारी जो है ना एक बड़ी ग्रोइंग पॉपुलेशन है और एक ग्रोइंग मिडिल क्लास वाली इकॉनमी है, तो गोइंग फॉरवर्ड जो है मोटर गैसोलीन की डिमांड बढ़ती से बढ़ती ही जाएगी।
तो निश्चित हमें साहब- नेटवर्क को इम्प्रूव करने की जरूरत है। जी निशित साहब, यहाँ पर अगर मैं कैपिटल गेन की बात करूँ, जिस तरह से प्राइसेस ने जंप किया, यकीनन तमाम रिफाइनरीज के पास अपने एक स्टॉक, अपना एक इन्वेंट्री जो है ना वो मौजूद होती है, तो आप क्या समझते हैं कि कैपिटल गेन भी मिला इस पिछले ड्यूरेशन में? जी बिल्कुल, अगर आप देखें कि जो है ना आप स्टॉक प्राइस के वाला जी। कैपिटल गेन की बात कर रहे हैं या आप इन्वेंट्री गेन की बात कर रहे हैं? इन्वेंट्री गेन जो आता है कि कैपिटल गेन आपको मिला ना, कि इन्वेंट्री आपके पास रखी हुई थी 200 रुपये के, 280 रुपये रेट हो गया, तो वो 80 रुपये का जो गेन है वो तो मिला ना refineries को? जी जी जी, बेसिकली जो है ना इन्वेंट्री गेन जो है वो OMCs और रिफाइनरीज को एक्स रिफाइनरी प्राइस के ऊपर मिलता है, ओके, सेल प्राइस के ऊपर नहीं मिलता, क्योंकि ऑब्वियसली अगर प्राइस 80 to 280 हुई है तो वो तो बेनिफिट जो है वो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को शिफ्ट हो जाता है। जी जी, रिफाइनरीज को भी होता है और मार्केटिंग कंपनीज को भी होता है। मतलब बेसिकली अगर हमारी 280 प्राइस है तो उसमें 50 रुपये तो पेट्रोलियम लेवी भी है ना, तो वो तो ऑब्वियसली रिफाइनरीज या ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को नहीं जा रहा होता। लेकिन आपने बिल्कुल ठीक बात की कि इन्वेंट्री गेन भी होता है। जैसे अगर आप अभी के रिजल्ट्स देखें कि PSO का भी एक्सपेक्टेशन से स्लाइटली बेहतर रिजल्ट आया है, अटक रिफाइनरी का भी एक्सपेक्टेशन से बहुत बेहतर रिजल्ट आया है, तो उसमें जो है ना इन्वेंट्री गेन का भी काफ़ी कंट्रीब्यूशन है। निशित साहब, आपका कैपिटल मार्केट से लिंक है, मैं थोड़ा सा मार्केट की तरफ अगर आऊँ तो मुझे ये बताइएगा कि इस वक्त जो मार्केट में प्राइसेस नज़र आ रही हैं आपको, 41,500 का लेवल मार्केट का हम देख रहे हैं, तो जो प्राइसेस जिस तरह से मैंने अपने शुरू में बताया था कि मार्केट की प्राइस जो अटक रिफाइनरी है वो तकरीबन 176 के अराउंड और 225 रुपये के अर्निंग, तो किस मल्टीपल्स पे मार्केट को ट्रेड होता हुआ देख रहे हैं? ये तो बहुत ज़्यादा अंडर वैल्यू इस वक्त मार्केट ट्रेड करती हुई दिखाई नहीं दे रही। जी बेसिकली हमारी ओवरऑल मार्केट ही बहुत ही अंडर वैल्यूड है। मैं आपको इसकी एग्जांपल इस तरह से दूंगा कि बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जो इस टाइम पर डिफ़ॉल्ट कर गई हैं या डिफ़ॉल्ट करने वाली हैं। श्रीलंका, गाना, श्रीलंका को तो सबको पता है कि वो डिफ़ॉल्ट कर गया है, फिर गाना, चैड वगैरह कुछ अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, अर्जेंटीना है वो भी डिफ़ॉल्ट कर चुकी हैं या करने वाली हैं, इजिप्ट ऐसी कंट्री है जो कि करने वाली है डिफ़ॉल्ट, मतलब ऑलमोस्ट वो टेक्निकली डिफ़ॉल्ट कर गई है, जिस तरह हमारा मुल्क है जो ऑलमोस्ट टेक्निकली डिफ़ॉल्ट कर गया है, लेकिन क्या कह सकते हैं ऑन पेपर या गवर्नमेंट उसको मानने को तैयार नहीं है कि हम डिफ़ॉल्ट कर गए। नहीं, ये तो अच्छी बात है ना, जब तक हम बुढ़ापे को एक्सेप्ट नहीं करते बुढ़ापा नहीं आता, तो इसी तरह से हम लोग टेक्निकल डिफ़ॉल्ट की तरफ तो ज़रूर है लेकिन डिफ़ॉल्ट किए नहीं है अभी तक। लेकिन एक सिल्वर लाइनिंग ये है कि हमारी मार्केट उनके मुकाबले में भी बहुत सस्ती ट्रेड हो रही है अगर प्राइस टू अर्निंग के हिसाब से देखा जाए, तो हमारे प्रॉफिटेबिलिटी तो अच्छी आ रही है लिस्टेड सेक्टर की, लेकिन मार्केट उस तरह से हिल नहीं रही। शायद उसकी एक वजह हमारी पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी और लोगों का कॉन्फिडेंस बिल्कुल इरोड हो जाना भी है। निश्चित साहब, मार्केट को आप किस तरह से देखते हैं इस वक्त? जो लेवल्स है मार्केट के, टेक्निकल लेवल्स की मैं बात करूं, 41,500 का लेवल, और इस वक्त जो इंटरेस्ट रेट है, देखें जहां मैंने बात करी कि इंडस्ट्रीज़ जो है वो बोरो करने के बाद उनका जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो उनके प्रॉफिट्स यकीनन और श्रिंक होंगे। तो आप इसके बाद क्या समझते हैं कि 41,500 का लेवल जो है वो मेंटेन रहेगा या आगे मार्केट कुछ अच्छा रिजल्ट, जब एनुअल रिजल्ट जब फिस्कल ईयर ख़त्म हो रहा होगा जून में, तो कोई अच्छे रिजल्ट एक्सपेक्टेड हैं आपको मार्केट के? जी, अगर आप अभी तक देखें, ये जो फर्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट्स को देखें और गोइंग फॉरवर्ड भी देखें, तो रिजल्ट्स तो हमारे अच्छे ही आ रहे हैं स्टॉक मार्केट के। और ये है कि स्पेशली ये जो अगर कंज्यूमर कंपनीज़ की हम बात करें तो कंज्यूमर कंपनीज़ को LCs के इश्यूज़ काफ़ी फेस करने पड़ रहे हैं, लेकिन उसके अलावा डिमांड बहुत ज़्यादा नहीं गिरी। अगर आप मोबाइल की बात कर लें, अगर ये फ्रिज और इन सब की, और फिर ओवरऑल ये फूड और ये कंज्यूमर कंपनीज़ की बात कर लें, बल्कि इनके लिए इन्फ्लेशन नेट बेनिफिशियरी ही हो रहा है कि ये लोग प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ा के सब कुछ पास ऑन कर देते हैं। और एज सच अभी तक तो आप देख रहे हैं कि हमारे लोगों के पास बाइंग पावर है। इंडस्ट्रीज पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए ना कि इस वक्त अगर मैं बात करूं स्टील सेक्टर की, सीमेंट सेक्टर की, स्टील सेक्टर की अगर मैं बात करूं तो इस वक्त देखें तो उसका टोटल को 2% का रॉ मटेरियल इंपोर्टेड होता है, जो मतलब पूरे ओवरऑल इंपोर्ट बिल की मैं अगर बात करूं, अगर एक स्टील इंडस्ट्री कोलैप्स होती है उसके पीछे कोई 70 इंडस्ट्रीज हैं जो लगी हुई होती हैं, तो ये तो एक बड़ा साइन ऑफ इंटेरोगेशन है। जब इंडस्ट्री चलेगी नहीं, रॉ मटेरियल नहीं आएगा, इंडस्ट्री परफॉर्म ही नहीं करेगी, बेरोजगारी बढ़ जाएगी, तो ये तो इन्फ्लेशन में और इजाफा करती हुई चीज़ें दिखेंगी। जी बिल्कुल, आपसे कह रहे हैं कि चीज़ों की शॉर्टेज और फर्दर इन्फ्लेशन क्रिएट करती है। और अगर जाहिर है प्रोलॉन्ग्ड पीरियड्स ऑफ टाइम के लिए, लेट्स सपोज अगर स्टील इंडस्ट्री के भी इंपोर्ट्स ना आने दिए गए, तो फिर जाहिर है सबसे पहले सीमेंट भी इफेक्ट होगा कि अगर सरिया नहीं होगा तो सीमेंट भी यूटिलाइज नहीं खड़ा होगा, तो यकीनन फिनिश की तरफ भी नहीं बढ़ पाएंगे। फिर सीमेंट भी नहीं होगा, तो फिर सीमेंट का सेक्टर को भी इफेक्ट होना शुरू हो जाएगा। तो ठीक है, एक रोल ओवर इफेक्ट होता है। मैं जब बात कर रहा था तो मैं अज्यूम कर रहा था कि बहुत प्रोलॉन्ग पीरियड्स तक LCs के इशूज़ नहीं। हाँ,
अगर बहुत अरसे तक रहेंगे तो फिर तो जाहिर है आप मुल्क बंद करके नहीं, बैठ जाएं। बैंक्स जो है ना वो डेफर पेमेंट के ऊपर जी। यकीनन अल्लाह तो कर रहे हैं, लेकिन ये वो भी एक साइन ऑफ इंटेरोगेशन है कि गवर्नमेंट के पास अगर पैसे नहीं आते तो किस तरह से पेमेंट्स करेंगी। नशीद जी। मलिक साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लाए। नाज़रीन, आपने जिस तरह से टेक्निकल गुफ्तगू सुनी नशीद मलिक साहब की, जो कि रिसर्च एनालिस्ट हैं टॉप लाइन सिक्योरिटीज़ के, आज रिफाइनरी सेक्टर को हमने कवर करने की कोशिश की। जिस तरह से पाकिस्तान की 5 बड़ी रिफाइनरीज़ की हमने बात की कि किस किस तरह से उनकी कैपेसिटी की भी कोशिश की हमने बात करने की। पाकिस्तान इस वक्त 20 मिलियन मैट्रिक टन एनुअल बेसिस के ऊपर लोकली प्रोड्यूस करता है पेट्रोलियम मसनूआत, बाकी का 67% इंपोर्ट करता है। इसके ऊपर भी हमने बात करने की कोशिश की, जो कि ऑयल रिफाइनरी पॉलिसी के अंदर भी जो है गवर्नमेंट को, कैबिनेट को पेश किया गया है। अब कब वो पॉलिसी फाइनल होती है और उसके ऊपर इंप्लीमेंट होगा, किस तरह से चाइना जो है वो गवादर के ऊपर तकरीबन कोई 4.5 से 5 अरब डॉलर की इंडस्ट्री लगाना चाह रहा है, यही रिफाइनरी लगाना चाह रहा है। और सऊदी अरेबिया ने भी तकरीबन कोई 10 से 15 अरब रुपए की इन्वेस्टमेंट का इंदिया दिया, जो कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा था। अब पाकिस्तान की ये जो 5 बड़ी रिफाइनरी है, इसमें सबसे बड़ी रिफाइनरी पाक अरब रिफाइनरी हुआ करती थी, लेकिन वो हर गुजरते दिन के साथ अपनी कैपेसिटी जो है ना वो कम करती चली जा रही है। और इस तरह से पाकिस्तान की इस वक्त की जो 20 मिलियन मैट्रिक टन की मैंने एनुअल की बात की, वो भी जो प्रोडक्शन है हमारी आगे आने वाले दिनों में ख़तरे में दिखाई देती है। जिस तरह से हमारे पास इस वक्त एलसीज़ के इश्यूज़ हैं, रॉ मटेरियल हम इंपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं डॉलर ना होने की वजह से, तो क्या पेट्रोलियम मसनूआत जो कि हम 67% फिनिश गुड मंगवाते हैं, जो कि डायरेक्ट हम कंज्यूम करते हैं, तो क्या उसके लिए भी पैसे हमारे पास होंगे या नहीं होंगे। टेक्निकल डिफ़ॉल्ट की जहाँ तक हमने बात की कि पाकिस्तान इस वक्त 21% के रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ दुनिया में बहुत महंगा रेट ऑफ इंटरेस्ट है। शायद ही कुछ ऐसे ममालिक हों जिसमें 21% या इससे कुछ 1-8% का ज़्यादा का रेट ऑफ इंटरेस्ट हो। श्रीलंका, जिसकी हमने बात की कि डिफ़ॉल्ट ज़रूर कर गया है, 14.25 का रेट ऑफ इंटरेस्ट आज भी वहाँ मौजूद है। अब देखना यह है कि हमारी गवर्नमेंट किस तरह से मैय्यज़ लेती है। क्या इलेक्शन होने के बाद दूध की नहरें बहना शुरू हो जाएंगी? क्या इलेक्शन अगर नहीं होगा तो पाकिस्तान खुदा न खासा डिफ़ॉल्ट कर जाएगा? ये एक साइन ऑफ इंटेरोगेशन है। जिस तरह से रोज़ सुप्रीम कोर्ट और हुकूमत के दरमियान एक सर्द जंग जारी है, कभी पता चलता है कि जी 14 मई को इलेक्शन होंगे, कभी पता चलता है कि जी आज शायद सितंबर अक्टूबर में होंगे। हर कोई अपनी सियासी प्ली लिए हुए है, लेकिन देखना यह है कि मुल्क के लिए कौन कितना सोच रहा है, मुल्क के मफाद के लिए क्या कभी किसी ने कोई ऐसा कोई इजलास बुलाया या नहीं। लेकिन अपनी गवर्नमेंट के बारे में अपने आप के सोचने के लिए रोज़ कोई ना कोई इजलास ज़रूर किसी न किसी कमेटी के चल रहे होते हैं। तो नाजरीन, आप इससे खुद बेहतर समझ सकते हैं, मैं किसी भी सियासी बहस में नहीं जाना चाहूँगा आज के इस एपिसोड से, कि आप अपना और रियासत पाकिस्तान का बहुत सारा ख्याल रखेंगे। सिद्दीक सरवर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। ये प्रोग्राम कारोबारी दस्तक हर इतवार सिर्फ वीनस HD पर।